हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आज की क्लास होने वाली है इंपॉर्टेंट, सो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज जो है हमारा सबसे पहला क्लास आप समझिए इंडियन लॉजिक में। इंडियन लॉजिक जो है वो हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट है उसी के अंदर एक सब पार्ट है इंडियन लॉजिक, और बच्चों को सबसे ज्यादा टफ भी लगता है। तो अगर हम बेस से पढ़ना चालू करेंगे तो ये धीरे धीरे जो हम फाउंडेशन बनाएंगे इससे आपको इंडियन लॉजिक जो है वो आसान लगने लगेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं मेरा क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर। देखो, आप सभी को पता है कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज चैनल भी स्टार्ट हो चुका है बाय जेआरएफ अड्डा। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पेपर 2 साइकोलॉजी नहीं है या पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो इस चैनल पे नहीं आओगे। इस चैनल पे तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी। और कल ही हमारा सेशन भी है 10-10 में, जहां हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ठीक है, यहां से कैसे क्वेश्चन आए और क्या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन थे, या तो हम ये करेंगे या फिर पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड लेंगे। दोनों में से कोई एक का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए और कैसे तैयारी करनी है। तो ये हफ्ता जो है हम लोग ट्रेंड एनालिसिस को डिवोट करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस मतलब ये होता है कि हर एग्जाम के बाद हमें ये जानना जरूरी होता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हुआ और किन किन टॉपिक्स पे जो है फोकस रखा गया है। ठीक है, क्या फोकस रहा है, क्या एरिया पे जिसपे इन्होंने ज्यादा जो है जोर दिया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था, जिसके कारण जो ध्यान में रखकर हमको दिसंबर एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। वो बोर्ड ठीक हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट टीचिंग। हो सकता है कल ही ठीक हो जाए, तो कल से ही मैं आपको बोर्ड पे दिखाई दूंगी। आज आपको ये अपने ट्रेडिशनल सेटिंग पे दिख रही होंगी, डोंट माइंड। आपको बोर्ड पे पढ़ना बहुत पसंद है तो बोर्ड पे हम लोग जो है कल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा चल रहा है उसमें प्रॉब्लम, टेक्निकल एरर है, वो भी ठीक हो जाएगा जल्दी। 2 दिन से ठीक ही करवा रही हूं मैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज पे ऑब्वियसली साइकोलॉजी में पढ़ाई रही हूं, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये 3 दिन जो है आप मुझे यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज चैनल पे मिलोगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और जेआरएफ अड्डा पे मैं आपको कहीं नहीं छोड़ के जा रही हूं, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। ठीक है, यहाँ टाइमिंग तो वही है दोनों जगह, आपको टाइमिंग याद रखना है, बस ये चैनल याद रखना। यहां पे मैं आपको हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक में भी एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है इन लोगों ने, वो भी मैंने पूरा जो है सर्वे किया है। इंडियन लॉजिक को भी हम पढ़ेंगे 2 महीने 3 महीने में। ठीक है, तो ये है। और एजुकेशन वाले बच्चे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 7:30 बजे आप मुझे जेआरएफ अड्डा पे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का अगर तुमको बैच लेना है, सो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस बैच। आपको जब लेना है तब आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे क्या लेना है। आपको ओनली पेपर 1 लेना है, पेपर 2 लेना है, ओनली दोनों मिला के लेना है, वॉट एवर इज योर डाउट। इन सारी चीजों को लेकर अगर आपको डाउट है तो ये भी आप पूछ सकते हैं उनसे, वो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। और जैसे ही आपकी एंट्री हो गई बैच में तो आप जो है वो अब हमारी जिम्मेदारी हो जाओगे। हम लोग जान लगा रहे हैं अपने बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी। तुम मानोगे नहीं, ये सब बातें ही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, कुछ और बातें भी मैं तुमको ऐड करूंगी पेड में। हम अगर हम इंडियन फिलोसफी देखें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आस्तिक। आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स। देखो, आस्तिक और नास्तिक शब्द हम जनरली यूज करते हैं हिंदी में। भगवान को जो मानते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं और जो भगवान को नहीं मानते उन्हें नास्तिक बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि इसी बार क्वेश्चन में आया भी है कि ये जो आस्तिक और जो नास्तिक, जो दूसरा सेग्रीगेशन है आस्तिक और नास्तिक का, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम ऑन गॉड। ये वेद को, यानी कि जो वेद है, हमारे 4 वेद जो हैं, उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं वो आस्तिक कहलाए और जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाए। ठीक है, तो आस्तिक में जो है, आस्तिक वो लोग थे जो लोग वेद को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज माने, यानी कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो जो प्राइमरी सोर्स है वो वेद है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी बन गई। सबसे पहली कैटेगरी थी जिन्होंने रिजेक्शन ऑफ गॉड यानी एथिस्टिक बोला गया, जिन्होंने गॉड के नाम नहीं लिया, गॉड का कोई एग्जिस्टेंस एज सच जिक्र नहीं किया था। उसमें सबसे पहले आते हैं सांख्य फिलॉसफी, ठीक है, दूसरे आते हैं न्याय फिलॉसफी और तीसरे आते हैं वैशेषिका। ठीक है, इसी तरह से जो एथिस्टिक थे उन्होंने गॉड को रिजेक्ट किया, यानी रिजेक्ट करना तो मैं वर्ड है, लेकिन समझिए कि आप गॉड का कोई ऐसा नहीं बोला कि एक सुप्रीम पावर है। ठीक है, उसी तरह दूसरी तरफ जो है जिन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि एक सुप्रीम पावर है, उसमें आते हैं योग फिलॉसफी, उसके बाद पूर्व मीमांसा और है उत्तर मीमांसा, इसी को हम वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आस्तिक में। उसके बाद आते हैं जो दूसरा गुट बनता है वो है नास्तिक का, यानी कि हेट्रोडॉक्स।
और इन्होंने वेद को एज अ प्राइमरी सोर्स जो है रिजेक्ट कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि मतलब वेद की बातें जो हैं उन्होंने नहीं ली। उसमें आते हैं सबसे पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म, और थर्ड नंबर पे आते हैं चर्वक यानी कि लोकायत। इसका दूसरा नाम लोकायत भी है, नाम याद रखिएगा, चर्वक फिलॉसफी, इसी को लोकायत बोलते हैं, और ये स्कूल ऑफ मेटेरियलिज्म भी। ठीक है, तो आप जो इस स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये पूरा एक डिवीजन है अपने इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का, पूरा प्रॉपर डिवीजन है। पहले आस्तिक, फिर नास्तिक, आस्तिक में 6 आ गए, सांख्य, न्याय, वैशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांत, और नास्तिक में आ गए 3, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चर्वक। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला। सबसे पहले हम नास्तिक वाला देखते हैं, जिसके जो 3 थे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है कि आस्तिक स्कूल में कौन से आते हैं, नास्तिक स्कूल के कौन से हैं। तो कम से कम ये भी अगर क्वेश्चन आपसे बन गया तो मतलब समझ रहे 2 मार्क्स यू विल गेट वेरी इजीली। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी का। सबसे पहला स्कूल ऑफ फिलॉसफी है बुद्धिस्ट। बुद्धिज्म जो आया वो आप सभी को पता है, सिद्धार्थ गौतम जो थे वो जो है मेन प्रोपोनेंट है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी लेकर आए। इनकी जो फिलॉसफी थी, क्योंकि इनको बुद्ध भी बोला जाता है, बुद्ध यानी इनलाइटेंड वन, जिनको इनलाइटनमेंट मिल जाता है उन्हें बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ही थे। अब इनका क्या था, बुद्धिज्म में बहुत सारी फिलॉसफीज आई है, बहुत सारी मतलब बुद्धिज्म फिलॉसफी में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। जैसे कि इन्होंने जो है 4 नोबेल ट्रुथ की बात करी थी। इन्होंने किसकी बात करी थी, 4 नोबेल ट्रुथ, यानी कि 4 जो है एकदम सच्चाई है, आर्य सत्य बोला जाता है। इन्होंने दुख के बारे में बताया कि दुख तो है ही, दुख का होना जो है वो सत्य है, दुख का कारण भी है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, तीसरा दुख खत्म करने का रास्ता भी है ना, मतलब दुख खत्म हो सकता है, सॉरी दुख खत्म हो सकता है, ये तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य ये है कि इसका जो है खत्म करने का एक रास्ता है, जिस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आपका जो ये दुख है, ये जो सफरिंग है, जो हम हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी होती है, ये सब दूर हो सकता है। और वो कौन सा रास्ता है, वो रास्ता है अष्टांग मार्ग। वो रास्ता क्या है, अष्टांग मार्ग। इन्होंने 8 ऐसे पाथ बताए जिसको फॉलो करने से जो है इंसान का दुख खत्म हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे, सोल जैसी कोई आइडेंटिटी पे विश्वास नहीं रखते थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कर्म पे विश्वास रखते थे, ये कर्म के ऊपर विश्वास रखते थे, और बर्थ के ऊपर भी, रीबर्थ के ऊपर। ठीक है, तो कर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से रखना करना है। अदरवाइज जब बर्थ होता है तो इसी जो कर्म आप इस जन्म में जो गलत काम करते हैं वो अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है बुद्धिज्म फिलॉसफी की आई। इसके बाद आते हैं जैन फिलॉसफी में। जैन फिलॉसफी में क्या है, ये याद रखेगा, जैन फिलॉसफी ने भी किसी भी भगवान को नहीं माना। मतलब भगवान जैसे ऐसा नहीं बोला कि कोई एक जो पावर है वो ईश्वर है, ऐसा नहीं। इनके हिसाब से जो भी लिबरेटेड वन है, यानी कि जिन जिन लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, जिन जिन को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो जो है तीर्थंकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर। तो जैन फिलॉसफी में 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। कितने हुए हैं, 24 तीर्थंकर्स, जिसमें कि सबसे पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभनाथ। मुनि ऋषभनाथ थे सबसे पहले तीर्थंकर। तुम लोगों ने हायर एजुकेशन में पढ़ा भी है कि तक्षशिला में भी ऋषभनाथ जी जो है वो जा चुके हैं, और वहां पे कुछ टाइम उन्होंने वहां पे स्पेंड किया है। ठीक है, और जो लास्ट यानी कि 24 तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर जैन। और जो महावीर जी थे, इन्होंने ही जैनिज्म को जो है फैलाना, मतलब फेमस करना और सब तरफ पहुंचाने का काम महावीर जी ने ही किया था। ठीक है, अब महावीर यानी कि जैनिज्म में 2 फिलॉसफी, जो 2 मेन कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहला इनके हिसाब से मेटाफिजिक्स, यानी कि तत्व मीमांसा क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई को इन्होंने अनेकांतवाद से जो है वो एक्सप्लेन किया। अनेकांतवाद मतलब ये रहा कि जो कोई भी आइडिया है, ठीक है, मतलब आप जो रियलिटी परसीव करते हैं, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर मैं बोलूं कि ये लैपटॉप है तो मेरे हिसाब से लैपटॉप कुछ और काम करेगा, मेरे हिसाब से लैपटॉप कुछ और कर रहा है, आपके हिसाब से लैपटॉप कुछ और कर रहा है, किसी तीसरे के हिसाब से लैपटॉप कुछ और कर रहा है। तो कोई भी आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है, या कोई भी आइडिया यानी आप ऐसा बोले कोई भी रियलिटी आपको दिख रही है, तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यही बात बोली इन्होंने, मेनीनेस ऑफ रियलिटी बोला गया, और इसी को अनेकांतवाद बोला गया। ठीक है, यानी कि कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ रियलिटीज। ये इनका तत्व मीमांसा था, मेटाफिजिक्स था।
अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें यानी कि एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो जैनिज्म ने शब्द दिया स्यादवाद। स्यादवाद मतलब ये है, इनके कहने का मतलब ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इट पजेसेस इन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इतने कैरेक्टरिस्टिक्स वो पजेस करता है कि एक इंसान के बस में नहीं है उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। किसी भी ऑर्डिनरी पीपल के लिए इम्पॉसिबल है टू नो ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ थिंग। ठीक है, इसी को बोला गया स्यादवाद, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आए तीसरी फिलॉसफी लेकर चर्वक, जो कि थे बृहस्पति जी। बृहस्पति जो है वो चर्वक फिलॉसफी लेकर आए, और आप चर्वक फिलॉसफी को जो अभी की फिलॉसफी है उससे बिल्कुल मैच कर सकते हो। इस एरा में जो है चर्वक फिलॉसफी एकदम मैच करता है, इसलिए इसको स्कूल ऑफ मेटेरियलिज्म भी बोला गया। यानी कि जो भौतिकवाद है ना, इसको सपोर्ट किया था चर्वक फिलॉसफी ने। और इनकी इनकी दो बात जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहला ये कि डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमन, आप हाईलाइटेड में भी देख रहे होंगे, डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमन, यानी कि अगर आप कोई आत्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म, अगला जन्म कुछ भी नहीं, ठीक है, अगर इंसान मर गया खत्म, उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। और प्लेजर जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है लाइफ में। इस लाइफ में आप जो जी रहे हैं, व्हाई यू वांट प्लेजर एवरी टाइम, तो डेथ एंड प्लेजर दीज बोथ आर अल्टीमेट रियलिटीज। ठीक है, और इसको लोकायत फिलॉसफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिलॉसफी ऑफ मासेस है, लोक, लोक यानी बहुत सारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तीन फिलॉसफी हुई, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चर्वक फिलॉसफी, जो कि नास्तिक में आती है, जिन्होंने वेद को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज बिल्कुल भी नहीं माना था। अब हम आते हैं आस्तिक, ये हिंदी में आप देख लेना, हिंदी वाले लर्नर्स हमारे, चर्वक यानी कि बृहस्पति, बौद्ध दर्शन सिद्धार्थ गौतम जी ने दिया था, और जैन दर्शन जो है वो महावीर जी ने दिया था। इसमें मैंने आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है अनेकांतवाद क्या है और स्यादवाद क्या है, जो कि जैन दर्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, बौद्ध दर्शन जो है ना, जो बुद्धिज्म था, वो याद रखिएगा, इन्होंने कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा अपोज किया था, इन्होंने अपोज किया था कास्ट सिस्टम को। चलिए, अब आते हैं हम आस्तिक स्कूल में। सबसे पहले आते हैं उसमें सांख्य फिलॉसफी। और मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी फिलॉसफीज आप पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ओल्डेस्ट है, यानी कि पहली फिलॉसफी अगर आप बोले तो वो सांख्य फिलॉसफी ही थी। ठीक है, सांख्य कपिला ऋषि के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आते हैं वैशेषिका पे, वैशेषिका कन्नड़ जी ने दिया था, ऋषि कन्नड़ ने। और न्याय फिलॉसफी जो है वो गौतम मुनि ने दिया था। इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। मैंने हमेशा बताया है, सांख्य फिलॉसफी को ऐसे याद रखिए, SRK, भाई SRK को तो कौन नहीं जानता, सबने नाम सुना है। इसमें से आर को हटा दीजिए, आपके पास मिल गया सांख्य का कपिला। ठीक है, ऐसे ही वैशेषिका और कन्नड़ का केंद्र विद्यालय सभी जानते हैं, बस इसी से बन गया आपका, के से ऋषि कन्नड़ और वी से वैशेषिका। और गुड नाइट करते हो तुम लोग, GN गुड नाइट, तो बस G से गौतम ऋषि और N से न्याय फिलॉसफी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एक निमोनिक्स जैसा आपको याद करने में जो है एकदम मदद मिलेगी। अब हम आते हैं सांख्य फिलॉसफी। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, सांख्य फिलॉसफी ने, ये आया ही इसी शब्द से, इसको बोलते हैं संख्या। इन्होंने जो है ना, इस फिलॉसफी ने दो रियलिटीज की बात करी। इन्होंने बोला कि दो ही रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो है पुरुष और प्रकृति। ठीक है, अब पुरुष और प्रकृति अल्टीमेट रियलिटी है। प्रकृति है वो जिसमें तीन गुण की बात करी थी सांख्य ने। सबसे पहला गुण है रजस, तामस और सत्व गुण। ठीक है, सत्व यानी कि पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं ऐसे लोग। ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन में। ठीक है, किसी में सत्व गुण ज्यादा होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, उसकी पर्सनालिटी आपको वैसे ही दिखेगी। तो सत्व होता है पॉजिटिव, तामस जो है वो होते हैं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, इसका कलर भी ब्लैक होता है। ठीक है, सत्व का कलर होता है व्हाइट और रजस का कलर होता है रेड। ठीक है, तो जिनमें तमस ज्यादा होता है ना, वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है, बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं ये लोग। और जो रजस होते हैं, ये बहुत एक्टिव होते हैं, जिनके अंदर रजस गुण बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत हर काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है उनको, ऐसा है। ठीक है, अब प्रकृति में क्या है कि ये तीनों गुण बराबर मात्रा में है, बिल्कुल बैलेंस बना के हैं ये। ठीक है, और पुरुष जो है हमारा, वो बिल्कुल एकदम, इसमें तीनों गुण होते ही नहीं है, याद रखना, यही दोनों अंतर है मेनली। प्रकृति में तीनों गुण होते हैं पर बैलेंस में होते हैं, और पुरुष एक अल्टीमेट प्योर कॉन्शियसनेस है। प्योर कॉन्शियसनेस क्या बोलते हैं इसे? प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये जो है पुरुष, ये इनमें तीनों गुण बिल्कुल नहीं होते।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुरुष है शिवा और प्रकृति है शक्ति, बस हो गया। इस तरह से भी अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी सांख्य फिलोसफी ने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया था, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा मतलब अगर आप समझे कंसेप्ट को तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब सांख्य फिलोसफी ने बोला कि ये दोनों रियलिटी है और जब ये दोनों रियलिटी मिलते हैं तभी सारे इवोल्यूशंस होते हैं, यानी कि इनके मिलने के बाद ही जो है इस प्रकृति का मतलब जो भी आप देख रहे हैं इंसान बन रहा है, हमारे अंदर का अहम बन रहा है, बुद्धि हमारी जनरेट हो रही है, ये सब इन दोनों के मिलने से बनते हैं। और सांख्य फिलोसफी ने 25 एलिमेंट की बात करी थी कि इस यूनिवर्स में 25 एलिमेंट है, ये 25 की संख्या याद रखिएगा, ये सांख्य फिलोसफी ने बोली थी, जो कि हमारे थे कपिल ऋषि ने। इसके बाद आते हैं, अच्छा और याद रखिएगा कि सांख्य फिलोसफी में जो चीजें लिखी गई हैं, यानी कि आप बोलो सांख्य सूत्र जो लिखा था हमारे ऋषि कपिल जी ने, वो आपका ओरिजिनल वर्जन नहीं मिलता है। अभी जो हमको मिलता है वो हमें मिलता है सांख्य कारिका, इसको बोलते हैं सांख्य कारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण जी ने लिखा था। ये ध्यान रखिएगा, किसने लिखा था? ईश्वर कृष्ण जी ने, ठीक है। सांख्य कारिका बोला गया मतलब ईश्वर कृष्ण जी भी जो है वही कपिल ऋषि के कोई शिष्य रहे होंगे, उनके शिष्य और फिर उनके शिष्य, इस तरह से पास ऑन हुआ था जनरेशन बाय जनरेशन। तो अभी जब हमको सांख्य फिलोसफी के बारे में पढ़ना होता है तो यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम सांख्य कारिका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो है वैशेषिका। वैशेषिका कन्नड़ ऋषि ने दिया था। वैशेषिका का सिंपल है, उन्होंने ये बोला कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इस फिजिकल यूनिवर्स में, जो हमारे भौतिक दुनिया में जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, they all are reducible to finite number of atoms, सब छोटे 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 कणों से बने हुए हैं। और इन सब को कौन संभाल रहा है, कौन देख रहा है? ब्रह्मा। एक वर्ड दिया इन्होंने, ब्रह्मा। ब्रह्म जो है एक फंडामेंटल फोर्स है, ये नहीं बोला कि कोई गॉड है या कुछ नहीं, बस इन्होंने बोला एक ब्रह्म है जो इस पूरे एटम में जो है कॉन्शियसनेस लेकर आता है, ठीक है। वही एक फंडामेंटल फोर्स है जो इन सारे एटम्स में जो है कॉन्शियसनेस जो है लेकर आता है। अब बाकी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, पर मेनली जो है इनका पूरा फोकस इसी पे था। उसके बाद हमारे आते हैं न्याय फिलोसफी। भाई न्याय फिलोसफी ही तो तुमको सिलेबस में पढ़ना है, न्याय फिलोसफी ही जो है हमें पूरा सिलेबस में जो है पढ़ना है ना। न्याय फिलोसफी में कहा गया कि इट इज स्कूल ऑफ लॉजिक। क्या है ये? स्कूल ऑफ लॉजिक। सारी बातें लॉजिक की करो। कोई भी अगर नॉलेज गेन कर रहे हैं तो अनुमान लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? अनुमान। अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, चिंता नहीं करना है। इन्होंने बोला कि आप जो भी कहीं से भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली स्टेप्स में फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली। ऐसे नहीं किसी की भी सुनी हुई बातों पे आपने विश्वास कर लिया, नहीं, ठीक है। एक प्रूफ होना चाहिए। तो अनुमान, फिर उन्होंने प्रत्यक्ष की बात करी, इन्होंने फिर शब्द की बात करी, फिर इन्होंने जो है उपमान की बात करी, जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो न्याय फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पूरे इंडियन लॉजिक में जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें जो इंडियन लॉजिक का पार्ट है वो दैट इज अकॉर्डिंग टू न्याय ओनली। जो न्याय फिलोसफी ने बातें बोली वही हमारे सिलेबस में भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बाकी के 3 में। उसके बाद आता है योगा फिलोसफी, फिर पूर्व मीमांसा और फिर वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा। तो योग फिलोसफी जो है ना, योग को तो तुम जानते हो यार, हमारे पतंजलि जी थे, इसको तो हर कोई जानता है। पतंजलि ऋषि पतंजलि जो है योग सूत्र दिए थे, ठीक है। अब योग क्या है? योग यानी होता है जोड़ना। तो आप किसको जोड़ रहे हैं? योग यानी क्या? योग यानी ये होता है कि आप जो है पहले अपने बॉडी, माइंड और सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करोगे, उसके बाद अपने सोल को जो है सुप्रीम सोल से जोड़ने की कोशिश करोगे। दिस इज योग, ठीक है। तो अपने सोल को आप सुप्रीम सोल से जो कनेक्ट करते हैं ना, इसको कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है और वही योगा में बताया गया, ठीक है। इन्होंने ये जो मार्ग दिया अष्टांग, इनका भी जो है योग का पूरा यम नियम जो है आगे आप देख सकते हो योग में इन्होंने दिया। मतलब आपको जो है अगर आपके आत्मा को परमात्मा से मिलना है तो यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। सबसे पहला है यम, फिर नियम, फिर आसन, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलता है। फिर प्राणायाम करेंगे जहां पे आप सांसों का नियंत्रण करेंगे। फिर प्रत्याहार, एक वस्तु पे आप अपना ध्यान केंद्रित करना चालू करोगे। फिर धरण आता है जब आप बिल्कुल मेडिटेशन पोज में आ जाओगे। फिर ध्यान और फिर आता है समाधि, ठीक है। तो ये जो है पूरा 8 उन्होंने रास्ते दिखाए हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज और अष्टांग योग बोलते हैं।
जो फॉलो करना पड़ता है। तो योग में ये सारी बातें बोली गई है। उसके बाद आते हैं पूर्व मीमांसा में। पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी ऋषि जैमिनी जी ने दिया था। अब देखो मीमांसा जो है, मीमांसा इसको पूर्व मीमांसा बोला गया और जो अगला आया उसको उत्तर मीमांसा, यानी कि मीमांसा पूर्व मीमांसा ने जहां खत्म कर दिया वहां उत्तर मीमांसा ने चालू कर दिया। ठीक है, पूर्व मीमांसा पूरे वेद को जो है इटर्नल मानता था, यानी कि इसकी पूरी फिलॉसफी वेद के ही इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो मीमांसा फिलॉसफी में बोला गया कि वेद की जितनी भी बातें हैं वो इटर्नल है, भाई स्वयं ईश्वर के शब्द हैं वो, और सारे नॉलेज इस ब्रह्मांड में जितना नॉलेज होना चाहिए वो सब कुछ वेद में आपको मिल जाएगा। जो धर्म, उन्होंने बोला वेद इज धर्म, वेद का एसेंस क्या है? धर्म, जो आपको पालन करना है। अगर आप इस धर्म को अच्छे से पालन करते हैं देन यू विल लीड वेरी गुड लाइफ ऑन दिस अर्थ एंड आफ्टर योर डिमाइस, यानी कि जब आपका डेथ हो जाता है तो यू विल गेट हेवन, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ये जो है पूरा शब्दों में उन्होंने पूर्व मीमांसा ने अपनी फिलॉसफी में बोली है, जैमिनी ऋषि ने। इसके बाद जब वेदों का अंत, बोलते हैं वेदों का अंत ही वेदांत है, तो वेदांत में उपनिषद की बातों को फॉलो किया गया। उपनिषद हैं, कुछ ब्रह्मनास थे। आपको मैंने हायर एजुकेशन की जो क्लास ली है अभी ही 2 दिन पहले, वहां मैंने आपको ब्रह्मनास बताए थे, 4 ब्रह्मनास थे, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब वेदांत की ही बातें हैं, वेदांत की फिलॉसफी से आई हुई है। तो उपनिषद है, 108 उपनिषद हैं, उसमें से 11 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद की बातों को जो है वेदांत फिलॉसफी में लिया गया। आदि शंकराचार्य जी जो थे वो मेन कहलाते हैं वेदांत फिलॉसफी में, इसकी ये फिलॉसफी जो है, ये जो ज्ञान है देने वाले। ठीक है, ब्रह्मनास है। फिर भगवत गीता को इन्होंने जो है सोर्स ऑफ नॉलेज माना। अगर वेदांत में देखें तो वेदांत में जो है आपके 6 सब स्कूल्स हैं। अच्छा, ये इससे पहले ना हिंदी में भी आप लोग सब देख लीजिएगा, इस स्लाइड में आपको दिख जाएगा न्याय जो गौतम ऋषि, वैशेषिका और पूर्व मीमांसा। ओके, इनके अनुसार जो वेद है वो शाश्वत है और सभी ज्ञान रखते हैं, और धर्म का अर्थ है वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति। अब 6 वेदांत में जब हम आए, जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, इसके 6 सब स्कूल्स हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप सारे सब स्कूल्स को याद कर लें, पर देखो ध्यान रखना जरूरी है। अभी तक इतना डेप्थ में तो नहीं जाता है एनटीए पर, आपको भी पता नहीं है कब कौन सा क्वेश्चन वो बना ले, और ये जानना, सिर्फ नाम ही जानना काफी है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना कि हाँ भाई लोगों ने क्या क्या बोला, बट एटलीस्ट आपको नाम याद रहे उतना काफी है और किन किन ने दिया था। तो देखिए अद्वैत वेदांता जो है उन्हीं में आदि शंकराचार्य जी आते हैं, याद रखिएगा। अद्वैत वेदांता सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला है, और आदि शंकराचार्य जी जो है सबसे ज्यादा इन्होंने फेमस किया था। ठीक है, और आदि शंकराचार्य जी ने 2 बातें बोली कि एक तो यहाँ पे ब्रह्म है सबसे मेन। अच्छा, इन्होंने पूरे गॉड को माना था, ब्रह्म को गॉड ही माना था, और ये जो पूरी दुनिया आपको दिखती है ना, ये माया है उसकी। क्या है उसकी? माया। ठीक है, तो ये इनकी पूरी फिलॉसफी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि ये ब्रह्म है और ये सब माया है, और हमको जो है इससे निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है, फिर दूसरे आते हैं, दूसरा स्कूल आया विशिष्ट अद्वैत, इसके थे रामानुजम। तो आप नाम याद रखिएगा, विशिष्ट से याद रखिएगा, विशिष्ट भगवान कौन है? राम भगवान, तो रामानुजम। ठीक है, फिर द्वैत आए, द्वैत यानी 2। इन्होंने ब्रह्म और आत्मा को अलग अलग एंटिटी मानी थी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अद्वैत वेदांता ने ब्रह्म और आत्मा, यानी जो हमारी जो आत्मा सोल है, इसको अलग अलग एंटिटी नहीं मानी थी, अलग अलग नहीं माना था। इन्होंने कहा था ये दोनों सेम ही है, हमारी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ठीक है, लेकिन द्वैत, द्वैत मतलब क्या होता है? 2। तो यहीं से ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला कि आत्मा और ब्रह्म 2 अलग अलग एंटिटी है, 2 अलग अलग है, इसलिए इसको द्वैत बोला गया, और ये थे माधवाचार्य। ठीक है, फिर द्वैत अद्वैत ने क्या किया, ये निम्बर्क ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया, द्वैत की बातें और अद्वैत की बातें, इन दोनों की बातों को मिक्स कर दिया और अपनी फिलॉसफी दे दी, इसलिए इसको द्वैत अद्वैत बोलते हैं। फिर आता है शुद्ध अद्वैत, जो कि वल्लभाचार्य जी ने दिया, और इन्होंने बोला इट स्टेट्स दैट बोथ गॉड एंड द इंडिविजुअल सेल्फ आर द सेम एंड नॉट डिफरेंट। लास्ट में आते हैं अचिंत्य भेड़ा अभेड़ा, जो कि चैतन्य महाप्रभु जो है, अभी तुम लोग इस्कॉन टेम्पल बहुत ज्यादा सुनते हो, है ना, सब लोग जानते हैं इस्कॉन टेम्पल को। तो इस्कॉन टेम्पल जो है वो इन्हीं चैतन्य महाप्रभु जी को ही पूजा जाता है, और वही फॉलोअर्स जो है इनके, इन्होंने इस्कॉन पूरी टेम्पल जो है इस्कॉन फैमिली को स्थापित किया है। तो अचिंत्य भेड़ा अभेड़ा, ठीक है, इट एम्फसाइजेस दैट द इंडिविजुअल सेल्फ इज बोथ डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा, यानी कि डिफरेंट भी है और डिफरेंट नहीं भी है, दोनों बातें बोली है। तो अचिंत्य भेड़ा अभेड़ा जो है चैतन्य महाप्रभु, बस आप इसके नाम याद रखिए 6 सब स्कूल्स के, और किन किन ने दिया वो याद रखिएगा।
ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत और अचिंत्य भेद अभेद। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है जो डिफरेंट स्कूल्स हैं फिलोसफी के, है ना, इंडियन फिलोसफी के मेनली। और अब जो है आने वाली क्लास जो इंडियन लॉजिक की होगी, वहां हम धीरे धीरे प्रमाण्स को समझेंगे कि प्रमाणास क्या है प्रमाण, कितने टाइप के प्रमाण है। ठीक है, और फिर एक एक प्रमाण को जो है डिटेल में समझेंगे आने वाली क्लास में, और क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व करेंगे। इस बार दिसंबर एग्जाम में अगर हम देखें तो दिसंबर एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल इजी था। बच्चों ने बोला इजी है क्योंकि पढ़ के गए थे बहुत अच्छे से, क्लासेस सारी मेरी अटेंड की है उन्होंने, तो उनको इजी लगा। आप भी ऐसे ही जो आने वाले जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जून 2024 की, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो ये इंडियन लॉजिक भी जो है बहुत आसान लगने लगेगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो टाटा बाय बाय।